भारत 30 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में एक युद्ध अभ्यास करने जा रहा है। उस युद्ध अभ्यास की चिंता पाकिस्तान को सताने लगी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यह युद्ध अभ्यास के नाम पर, त्रिशूल नाम से युद्ध अभ्यास है जिसमें भारत की तीनों सेनाएं शामिल हो रही हैं। ये युद्ध अभ्यास करते करते कहीं हमारे भीतर ना घुस आए, क्योंकि थोड़े दिन पहले राजनाथ सिंह जी इनको चमका के तो गए थे कि तुम्हारे साथ कुछ हो सकता है। ऐसे में पाकिस्तानियों ने भी अपनी तरफ से नोटम जारी कर दिया है, और पाकिस्तान ने जैसे ही नोटम जारी किया, वर्ल्ड के अंदर यह खबर बन गई कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है ऑपरेशन सिंदूर अभी कंटिन्यू ही चल रहा है, और यह हेडलाइन बन जाती है। पाकिस्तान ने अपने हवाई क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया है कि भाई कोई हमारे हवा क्षेत्र से भी नहीं उड़ेगा, पता चले कि हमारे क्षेत्र से कोई अंदर घुस गया और हमको ही गोलाबारी करके चला गया। भारत पाकिस्तान की शक्तियों का तुलना करवाया जाएगा, बताया जाएगा कि इस युद्ध में कौन किस मोर्चे पर ज्यादा प्रभावशाली रह सकता है। ठीक है, तो कुल जमा अर्थ तो यह है। अब देखो साहब, बात यह है कि पहलगाम के अंदर पर्यटकों पर जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद देश में रोष भी था और अपनों के लिए दुख भी था। भारत की तरफ से तीनों सेनाएं मिलकर के युद्ध अभ्यास कर रही हैं जिसका नाम त्रिशूल है। हमारी जल से, हमारे नभ से, हमारी थल से तीनों सेनाएं जुड़ करके संयुक्त रूप से आपस में एक दूसरे के साथ समन्वय कैसा रहे, इसके लिए ट्राइलेटरल एक्सरसाइज कर रही हैं। तीनों मिलकर के एक्सरसाइज कर रही हैं। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, और ये एक्सरसाइज एक्सरसाइज जो है वो अक्टूबर 30 से शुरू होकर के 10 नवंबर तक चलने वाली है। राजस्थान के जैसलमेर बॉर्डर से लेकर के गुजरात के रण ऑफ कच्छ बॉर्डर तक। कच्छ जहां है उसके सामने ही अरब सागर है, तो अरब सागर है तो समुंदर है, तो समुंदर में तैनात रहेंगी उस समय पर हमारी नेवी, हवा में तैनात रहेगी एयरफोर्स, और जमीन पर हमारी तैनात है सेना। हमारी तैनाती के चलते पाकिस्तान ने उससे 2 दिन पहले ही अपने आसमान में नोटम जारी कर दिया कि देखो ये लोग तो आ रहे हैं, हम 2 दिन पहले से तैयारी कर लेते हैं कि अगर इस क्षेत्र में कोई भी गतिविधि दिखे तो पाकिस्तानियों सचेत रहना, भारत वाले अंदर आ सकते हैं। कहां अंदर आ सकते हैं? रण ऑफ कच्छ के अंदर घुस सकते हैं। ऐसा पाकिस्तानियों ने अपने आप को आदेशित किया है। अब ये नोटम नोटम शब्द जो चल रहा है, ये क्या है? नोटम मैंने तो पहले भी आपसे कहा कि नोटिस टू एयरमैन है, लेकिन असल मायने में ये सबको सूचित करने जैसी चीज है कि भाई साहब यहां पर हम कुछ कर रहे हैं। इस तरफ मिसाइल चलाएंगे तो सचेत रहना कि मिसाइल दिख सकती है। हम इस तरफ से कुछ बंबार्डमेंट करेंगे तो सचेत रहना, हेलीकॉप्टर उड़ेंगे, हवाई जहाज उड़ेंगे। इस तरह की जानकारी देना नोटम होता है। तो त्रिशूल नाम से हमारी ये युद्धाभ्यास होने जा रहा है, जिसकी खबर 26 अक्टूबर को जब पब्लिक हुई कि भारत की तीनों सेनाएं मिलकर के ट्राइलेटरल एक्सरसाइज करेंगी, तो यह खबर अंतरराष्ट्रीय खबर बनती चली गई। G20 से पहले भी भारत ने पाकिस्तान चाइना बॉर्डर पर इस त्रिशूल नाम की ट्राइलेटरल एक्सरसाइज को किया था। तीनों सेनाओं की जो संयुक्त अभ्यास है, इसको किया था, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज को किया था। इस बार के नोटम में खास यह रखा गया है कि 28,000 की फीट तक भी हमारे विमान रह सकते हैं। यह नोटम में दिया गया है, अर्थात सचेत किया गया है कि 28,000 की फीट तक भी आप कोई ना कोई गतिविधि होते देख सकते हैं। अच्छा, अब एक बार के लिए भारत पाकिस्तान के बॉर्डर को समझ लीजिए। जैसा मैंने आपसे कहा, पाकिस्तान का सिंध और भारत का गुजरात, इसके बीच में एक जगह है जिसका नाम है सर क्रीक। इसे लेकर लंबा विवाद रहा है। हमने इस क्षेत्र पर आपको पहले भी एक सेशन बताया हुआ है। सर क्रीक वो जगह है जिसे पाकिस्तान क्लेम करता है कि यह हमारा होगा, और भारत कहता है कि यह हमारा है। दोनों ही यहां पर असल में लगभग 90 से लेकर के 95 किलोमीटर की एक नहर जैसी जगह है, खांची है, खाई है, जिसमें समुद्र का पानी अंदर जाता है। अब वो जो खांच बनी हुई है, उस खांच को अगर नदी मान लिया जाए तो थालवेग प्रिंसिपल लागू होता है, जिसके अकॉर्डिंग अगर दो देश अपनी सीमाएं तलाश रहे हो किसी नदी के माध्यम से, तो उस नदी में आधा रास्ता, यानी कि नदी के मध्य से बाउंड्री डिस्कस हो जाती है। अर्थात सर क्रीक अगर किसी प्रकार की एक सकरी नदी है, तो उस नदी के मध्य में से आधा पाकिस्तान का, आधा भारत का होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का क्लेम यह है कि माना कि यह 90-95 किलोमीटर गहरी है, अंदर तक जा रही है, लेकिन पानी उसमें असल में समुद्र का भरा हुआ है, नदी का पानी नहीं है। और नदी का पानी नहीं है, ऐसे में थालवेग प्रिंसिपल लागू नहीं होता। और जब नहीं लागू होता तो ऐतिहासिक रूप से उसे सिंध के साथ होना चाहिए, क्योंकि गुजरात के तट पर वो स्थित है, यहां से आगे पाकिस्तान शुरू होता है। इस पर भारत का तर्क यह है कि ऐतिहासिक रूप से तो तुम भी हमारे ही थे, ऐसे में ये तो हम डिसाइड करेंगे कि कहां होगा। बस इसी सरक्रीक को लेकर के भारत पाकिस्तान 1965 से उलझते आ रहे हैं। तो ये एक जगह ऐसी है जिसे लेकर भारत कभी भी धप्पा बोल सकता है, क्योंकि ये विवाद लंबा है और भारत चाहे तो इस विवाद को सुलझाने के लिए इस पूरे क्षेत्र पर ही कब्जा स्थापित करके, क्योंकि अभी भी हमारा ही नियंत्रण यहां पर रहता है, दलदल बनी रहती है। ऐसे में बीएसएफ के द्वारा यहाँ की जो बॉर्डर सिक्योरिटी है वो भी थोड़ी टफ रहती है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर कंट्रोल रखते हैं। भारत की तरफ से जो सदर्न कमांड है वो एक्टिवली यहां पर पार्टिसिपेट करेगी,
ये सदर्न कमांड ने अपनी तरफ से जानकारी देते हुए ट्वीट पर जानकारी दी थी। ठीक है, भारत की सदर्न कमांड हमारी अनेक कमांड में से एक कमांड है जो अपना मुख्यालय पुणे में रखती है और वो इस क्षेत्र में फिलहाल युद्ध अभ्यास के अंदर सक्रिय रूप से भागीदारी निभाएगी। ये खुफिया निगरानी टोही मिशन के रूप में काम करेगी, लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक को देखेगी, यूनिफाइड तरीके से सारी वायु और मतलब भूमि पर बैठी हुई सेनाएं आपस में कैसे काम कर सकती हैं, इन सबको ऑब्जर्व किया जाएगा। लगभग 30,000 भारतीय सैनिक पाकिस्तान सीमा पर जमा होंगे। ऐसे में ड्रोन, मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इन सब की हाईली टेस्टिंग होगी। भारत की तरफ से पिनाका हो, तेजस हो, ध्रुव हेलीकॉप्टर हो, K9 वज्र हो, ये सब यहां पर तैयार रहेंगे। तो यानी कि युद्ध अभ्यास अपने आप में किसी युद्ध से कम नहीं होगा। अक्सर यह माना जाता है कि युद्ध अभ्यास होता भी युद्ध की तैयारी ही है, मतलब एग्जैक्टली वो युद्ध में भी कन्वर्ट हो सकता है। ऐसा 2001 के अंदर जब दिसंबर 2001 में भारत की संसद पर हमला हुआ था, उस समय भी यह कहा गया था कि भारत ने ऑपरेशन पराक्रम चलाया था, जो ऑलमोस्ट पाकिस्तान पर हमला करने के लिए ही था, लेकिन बस हम पीछे हट गए। ऐसा बहुत बार हुआ है, भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने के लिए युद्ध अभ्यास जैसी भूमिका पूरी सजाई है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर कोई बिचौलिया आकर के समझौता करा दिया और हम लोग पीछे खड़े हो गए। बिल्कुल वैसा होता आया है। तथ्यात्मक बातें कुछ यूं हैं कि भारत और पाकिस्तान के शक्ति परीक्षण में अगर युद्ध होता है तो ऐसे में कन्फ्लिक्ट सिनेरियो में कौन कौन कहां खड़ा है। ऐसे में भारत की तरफ से जो नोटम जारी हुआ उस पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया आई और पाकिस्तान ने अपनी तरफ से नोटम जारी कर दिया कि भाई हम अपने क्षेत्र को लेकर सचेत हैं, अगर आप इधर से आओगे तो हमको भी पता है कि आप इधर से निकल सकते हो। नंबर दूसरा, ऐसा हमने क्या किया हुआ है, हमने अपने स्तर पर एडवांस जैमिंग सिस्टम जो है ना वो वेस्टर्न बॉर्डर्स पर लगा दिए हैं। अब ये एडवांस जैमिंग सिस्टम क्या है, देखो क्या होता है जब भी कोई फाइटर जेट उड़ रहा होता है तो उसे ग्राउंड की लोकेशन लेने के लिए रडार से संदेश लेने होते हैं, और जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है जीपीएस या फिर जैसे चाइना वालों का बाइडू, इनसे सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स लिए जाते हैं कि किस कोऑर्डिनेट पर क्या चीज प्रेजेंट है, जहां जाके गोला फेंकना है। तो इन सब के लिए रेडिएशंस जरूरी होती हैं। रेडिएशंस को ही अगर रोक दिया जाए तो वो फाइटर जेट्स यूजलेस हो जाते हैं। तो हमने अपने पश्चिमी बॉर्डर्स पर एडवांस जैमिंग सिस्टम डिप्लॉय कर दिए हैं ताकि रडार की रीच जो है वो फाइटर जेट तक हो ही ना पाए। तो पाकिस्तान की सेना अगर अपने रडार्स के थ्रू अपने फाइटर जेट्स को भारत में भेजकर संदेश भेज रही हो तो ऐसे में हम उनको रडार को जैम कर देंगे ताकि उनकी जानकारी, भारत की क्षेत्रीय जानकारी उन फाइटर जेट्स तक ना पहुंचे। तो हमने अपने चाहे लड़ाकू विमान हो, टैंक हो, पिनाका मिसाइल सिस्टम हो, इन सभी तरह की चीजों को सेना के साथ तैयार किया हुआ है। तेजस फाइटर जेट हो, ब्रह्मोस मिसाइल हो, AK-203 राइफल्स हो, इन सब के उपयोग की तैयारियां पूरी तरह से चल रही हैं। इस बात को हमारी सेनाएं बता भी रही हैं। आर्मी हो, फिर चाहे नेवी हो, फिर चाहे एयरफोर्स हो, सब अपने अपने स्तर पर अपडेट दे रहे हैं कि हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, अब आदेश दे दो। अब ये सब हम जो रिहर्सल कर करके दिखा रहे हैं, जब सेना अध्यक्षों को कह दिया गया है कि जाओ और जाकर के गोले चलाओ, तो रिहर्सल दिखाने की आवश्यकता हम लोगों के अंदर मोटिवेशन के लिए आवश्यक नहीं है। कर दो तो दिखा देना, क्योंकि हमारे पास संसाधन है। दुश्मन को हमारे संसाधन कम से कम पता हो और उनका शक्ति परीक्षण कम से कम पता हो तो हमारी युद्ध में विजय और ज्यादा हो जाती है। हमें उन्हें मनोरूप से नहीं हराना है, हमें उन्हें फील्ड पे हराना है। उनको हमको धमका धमका के नहीं मार देना है ना। तो हम उनको रियल में फाइट देना अगर चाहते हैं तो इसका पूरी तरह से शक्ति का उपयोग भी कर लिया जाए। इसी बीच में आज एक बड़ी सुर्खी दिन भर ट्रेंडिंग करती रही और वो ये है, आपको याद हो तो पिछली बार जब 1971 का वॉर हुआ था तो पाकिस्तान ने भारत पर पहले हमला बोला था और उसके फाइटर जेट्स देश के अंदर तक घुस आए थे। कहते हैं कि आगरा तक फाइटर जेट्स की रीच हो गई थी। कुछ मूवीज भी बनी हैं जिसमें दिखाया गया कि पाकिस्तान ने किस तरह से भारत की जो एयर स्ट्रिप्स थी, जहां से भारत के फाइटर जेट टेक ऑफ और लैंडिंग करते, उनको निशाना बनाया गया था ताकि उस जगह को ही खत्म कर दिया जाए, ताकि हमारे फाइटर जेट्स ना तो टेक ऑफ कर पाए ना लैंड कर पाए और ऐसे में वो एज ले जाएं। इस पर फिल्म भी बनी है, काफी सारी आपने देखी हो। ऐसे में भारतीय एयरफोर्स ने जो एक्सप्रेस हाईवेज हैं, अच्छा आपको ज्ञात होना चाहिए कि भारत में जो एक्सप्रेस हाईवेज बनाए गए हैं उनमें इस बात को ध्यान रखा गया है कि उनके कुछ कुछ ऐसे स्पैन क्रिएट किए गए हैं जिन्हें फाइटर जेट्स के लिए रनवे के रूप में यूज किया जा सकता है। ऐसे ही आज गंगा एक्सप्रेस हाईवे जो है भारत के अंदर, उस पर शाहजहांपुर के नजदीक भारतीय सेना ने अपने
फाइटर जेट्स का टेक ऑफ टचडाउन करवाया था। तो ये जो पूरा प्रोसेस था ये कैमरे में कुछ इस तरह से कैद भी हुआ। भारतीय वायुसेना ने टेक ऑफ और लैंडिंग का अभ्यास हाईवे पर किया है। तो ऐसे में वायुसेना का जो ये प्रयास था जिसके अंदर मतलब बड़े सारे फाइटर जेट्स को उतार करके टेक ऑफ टचडाउन ये सब करवाया गया, तो ये तैयारियां हैं कि अगर युद्ध के समय पर हमारे एयर स्ट्रिप्स को अगर नुकसान होता है तो हमारे पास ऑल्टरनेट क्या क्या है। ऐसे में हम ये सारी तैयारियां तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ डिप्लोमेटिक स्तर पर भी हमारी तैयारियां पूरी तरह चल रही हैं और लोगों के पास भी पूरी तरह से हम अपनी तरफ से अपडेट करते फिर रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर हम इन सब तैयारियों के साथ बैठे भी हैं तो पाकिस्तान के पास कितनी शक्ति है, क्या वो हमसे लड़ने की स्थिति में है, क्या उसके पास इतनी मिलिट्री है, न्यूक्लियर आर्सेनल के साथ साथ उसके पास क्या है। तो आइए मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं कि भारत और पाकिस्तान की सेना में कितना कुछ डिफरेंस है। सबसे पहली बात तो यह है कि भारत की जो सेना है उसमें कुल एक्टिव पर्सनेल्स इस समय 14.8 लाख हैं। 1.48 मिलियन मतलब लगभग 15 लाख हमारे पास सैनिक आज के समय पर हैं। पाकिस्तान में यह संख्या 6,60,000 है। तो पहली बात तो यह कि हमारे पास 2.5 गुना ज्यादा एक्टिव सेना के पर्सनल्स हैं, जिनमें हमारी आर्मी 12.5 लाख रखती है तो इनके यहाँ 5.5 लाख रखती है। ऐसे ही यहाँ की नेवी जो भारत की है उसमें 75,000, तो यहाँ की नेवी में 30,000। इनके एयरफोर्स में, भारत के एयरफोर्स में 1.5 लाख सैनिक, तो इनके यहाँ 70,000। तो हर जगह लगभग डबल का नंबर, डबल से 2.5 गुने का नंबर भारत के पास है। ऐसे में भारत स्ट्रेंथ के हिसाब से, सक्रिय सैनिकों के हिसाब से काफी ऊपर तक है। ऐसे में बात अगर रिजर्व बलों की हो तो भारत के पास भी रिजर्व फोर्सेस यानी इनके पीछे से आकर के लड़ने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या भी बड़ी नंबर में उपस्थित है। बात की जाए हमारे पास आधुनिक वेपन्स की, तो वेपन के केस में खरीदने के लिए अति आवश्यक होता है धन, कि जैसे भारत ने अभी राफेल परचेज किए। ऐसे में पैसे का उपयोग करना भारत के इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से तो है ही कि हम रक्षा क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं, लेकिन डिफेंस की जरूरतें भी पूरी करवाता है। ऐसे में भारत का जो रक्षा बजट है वो पाकिस्तान से लगभग 9 गुना अधिक है। भारत के पास 86 बिलियन यूएस डॉलर का बजट था इस साल जो हमने खर्च किया, इन्होंने 10 बिलियन डॉलर ही खर्च किया। और ये हम नहीं कहते, ये सिप्री, स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस रिसर्च जो है उसके द्वारा ये जानकारी जुटाकर दी गई कि भारत दुनिया में टॉप खर्च करने वाले देशों में है, टॉप 5 देशों में शुमार है जो सेना पर इतना खर्च करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब पाकिस्तान से 9 गुना अधिक हम खर्च कर रहे हैं तो निश्चित ही उससे कुछ तो विकसित कर ही रहे होंगे। तो भारत पाकिस्तान से उस मायने में भी आगे है। अब सवाल आता है कि हमारे पास जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं या मैकेनाइज्ड फोर्सेस हैं उनका क्या अपडेट है। तो भारत के पास ना हर चीज लगभग डबल है। जैसे 4200 के आसपास हमारे पास टैंक हैं, इनके पास 2600 के आसपास टैंक हैं। ऐसे ही साथ हमारे T90 जो भीष्म, जो अर्जुन टैंक्स हैं, उस तरह से इनके पास में उसकी संख्या में भी बड़ी कमी है। ऐसे ही एयर और नेवल के केस में अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर जो फ्लीट है वो 730 कॉम्बैट रेडी एयरक्राफ्ट की है, जिसके अंदर फाइटर के अंदर राफेल जेट भी शामिल है। वहीं पाकिस्तान के पास इसका नंबर 452 ही है। ऐसे ही इंडियन नेवी जो है वो इनसे काफी ज्यादा कंपैरेटिवली आगे है। उसका मैं कंपैरिजन आपको यहां दिखाता हूं। बात हो आर्टिलरी की, जिसमें तोप गोले आते हैं, उसके अंदर भारत लगभग 10,000 के आसपास आर्टिलरी की तोपें रखता है, ये लगभग 4600 के आसपास रखते हैं। बैटल टैंक की बात हो तो भारत के पास पाकिस्तान से लगभग 1.5 गुना अधिक है। ऐसे ही कॉम्बैट कैपेबल यानी युद्ध में काम आने वाले फाइटर जेट्स की संख्या भी हमारे पास इनसे लगभग 1.5 गुना अधिक है। यानी पाकिस्तान से भारत हर नंबर में आगे है। वॉर हेड्स की बात हो, मिसाइल्स की बात हो, तो हमारे पास न्यूक्लियर आर्सेनल्स में अगर बात की जाए तो भारत के पास 172 न्यूक्लियर वेपन है, पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वेपन है, मतलब बम है। साथ ही साथ सबमरीन की बात हो तो भारत के पास 16 सबमरीन है, इनके पास 8 सबमरीन है। एयरक्राफ्ट कैरियर की, जिस तरह से भारत पानी के अंदर से भी अपने फाइटर जेट्स को उड़ा सकता है, पानी के सतह पर खड़ा करके फाइटर जेट्स को उड़ा सकता है, इनके पास वैसी फैसिलिटी नहीं है। इसी वजह से इंडियन नेवी पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। माना जा रहा है कराची, ग्वादार, ये वाले जो क्षेत्र हैं, यहां पर भारतीय नेवी पूरी तरह से ब्लॉकेड क्रिएट कर देगी। और इसी कारण से पाकिस्तान ने ग्वादार से, कराची से काफी कुछ हटा लिया है कि यहां पर हमले हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर जो पानी में खड़ा होकर वहीं से डिसीजन लेकर के तुरंत चला आएगा, इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ डेस्ट्रॉयर हमारे पास 11 हैं, फ्रिगेट्स हमारे पास 16 हैं, इनके पास फ्रिगेट्स की संख्या 10 है। यानी कि जो अरब सागर के अंदर कराची के सामने वाला जो पानी है उसमें युद्ध करने के लिए भारत के पास काफी बड़ा लवाजमा है। पाकिस्तान को पूरी तरह से हम लोग पानी में ब्लॉक करके छोड़ सकते हैं।
ऐसे में देखने वाली बात यह है कि भारत इतने सारे रिसोर्सेज के साथ, और ये सारे रिसोर्सेज जो है हमने आपके सामने रॉयटर्स से रखे हैं। इतना ही नहीं, भारत के पास अगर मिसाइल्स की बात की जाए तो भारत के पास सबसे दूर तक जाने वाली मिसाइल में अग्नि 5 है, जो 5000 किलोमीटर तक, इसे हम इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल के अंदर भी कंसीडर करते हैं। पाकिस्तान के पास सबसे दूर तक जाने वाली मिसाइल शाहीन 3 है, जो कि 2700 किलोमीटर तक जाती है। तो अगर हम बात करें तो भारत पाकिस्तान की तुलना में भारत के पास सब चीज ज्यादा है। लेकिन कुछ कमेंट्स हमारे पास लिखे आ रहे हैं और वो ये हैं कि सर इनका फायदा भी क्या है, हमारे पास इतना कुछ होते हुए भी अगर हम इसका उपयोग ही नहीं कर रहे तो इसका क्या फायदा। देखिए, शक्ति संतुलन के केस में एक लाइन कही जाती है कि आपके पास इतना सामर्थ्य हो कि कोई आपसे युद्ध करने से पहले डरे। चाइना ने भले ही कोई बड़ा युद्ध ना लड़ा हो, लेकिन लगातार वो अपनी सेना पर जो पैसे खर्च कर रहा है उसका उद्देश्य यही है कि उसकी सेना की ताकत को देखकर ही आप युद्ध में मत उतरना, क्योंकि उसने इतनी सेना विकसित कर ली है। अर्थात यह नहीं है कि आपने सेना बना लिए तो जाइए युद्ध कर लीजिए, लेकिन हां, भारत के केस में सेना बना लेना से तात्पर्य नहीं है। क्योंकि हम पाकिस्तान से त्रस्त हो चुके हैं, लगातार उससे युद्ध करते हुए लंबे समय से आ रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग हमेशा उसको यह समझकर छोड़ देते हैं कि अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा, लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। कुल मिलाकर पाकिस्तान को अमेरिका की शह से भारत के साथ कुछ झगड़ा होता है तो कुछ फायदा जरूर होता है, लेकिन फिलहाल के लिए पाकिस्तान के लिए ये ऑपरेशन पराक्रम, ये ऑपरेशन त्रिशूल, कहीं त्रिशूल ही ना लगा दे, ये फिलहाल के लिए पाकिस्तानियों की चिंता हो सकती है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथियों से इसे अवश्य साझा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।